हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज प्रैक्टिस सेट 49 और आज हम करेंगे 49 नंबर प्रैक्टिस सेट। क्विज क्वेश्चंस हैं जो कि मैं टेलीग्राम पर करवाती हूँ और बच्चे करते भी हैं। अगर कोई क्विज ज्वाइन करना चाहता है वो टेलीग्राम लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकता है। डेली 5 o'clock वहाँ पर क्विज होता है। आपको अपनी तैयारी चेक करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप कितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन है और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपकी सॉल्व हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगे सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तंबाकू की पत्तियों को स्वाद एवं सुगंध देने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? तो तंबाकू की पत्तियों को स्वाद और सुगंध देने के लिए जो जीवाणु उत्तरदायी है वो है आपके बैसिलस मेगाथीरियम। ठीक है, बैसिलस मेगाथीरियम जो जीवाणु है वो तंबाकू की पत्तियों के स्वाद और सुगंध के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट चलते हैं। बैक्टीरिया से अनेक लाभ क्रियाएं होती हैं, लाभदायक क्रियाएं होती हैं। तो जो कौन कौन सी हैं? बैक्टीरिया से अनेक लाभदायक क्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं चलिए देखते हैं। भूमि का उपजाऊ बनना, ठीक है। उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है दूध से दही व पनीर बनना, तंबाकू उद्योग में सहायक और सभी। तो बैक्टीरिया से जो लाभदायक क्रियाएं होती है वो सभी होती हैं, ठीक है। भूमि के उपजाऊ के लिए दूध से दही और तंबाकू उद्योग में सहायक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस जीवाणु से पदार्थ बनता है। तो स्ट्रेप्टोकॉकस क्रीमोरिस जीवाणु जो है उससे क्या बनता है? पनीर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। छाछ या मट्ठा में कौन सा जीवाणु योगदान देता है? तो छाछ या मट्ठा में जो जीवाणु आपके योगदान देता है वो है आपके लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस जो है वो योगदान देता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। जीवाणुओं की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है। सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया की लंबाई 112 माइक्रोन तथा चौड़ाई 115 माइक्रोन होती है। तो हमें इसमें सत्य कथन देखना है कि जीवाणुओं की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है और सबसे सूक्ष्म बैक्टीरिया की लंबाई जो है 112 माइक्रोन से तथा चौड़ाई 115 माइक्रोन होती है। तो आपके इसके अंदर दोनों ही कथन जो है सत्य है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में मानव जीवन में बैक्टीरिया का महत्व तो नहीं है? तो मानव जीवन में किस में बैक्टीरिया का महत्व तो नहीं है? देखिए, दही का जमना में है, सिर का बनना में भी बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंस है, मृत जीवों व अपशिष्ट का सड़ना में भी इंपॉर्टेंस है, बाल रंगना में कोई जीवाणुओं का मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना है तो कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो इसमें आपके एसीरिकम बैक्टीरिया, कोक्सोई बैक्टीरिया, दंडाणु बैक्टीरिया या फिर फुंतलाणु बैक्टीरिया। तो एसीरिकम बैक्टीरिया जो है वो अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाने में जो है सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूमि की ऊपरी सतह पर बैक्टीरिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं और दूसरा जो है रीजन भूमि की गहराई के बढ़ने से इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो दोनों ही हमें देखना है कि कौन सी सही है। तो आपके इसके अंदर जो है ए जो है वो सही है और आर जो है इसके अंदर वो गलत है। ठीक है, ऑप्शन आपके ए सत्य है और आर असत्य है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, ए सत्य है, आर असत्य है। कि भूमि की ऊपरी सतह पर बैक्टीरिया अधिक संख्या में पाए जाते हैं ये सत्य है, बट जो भूमि की गहराई के बढ़ने से इसकी संख्या बढ़ जाती है ये जो है वो असत्य स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। असत्य कथन है तो हमें इसमें से असत्य कथन को देखना है। बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होने पर पर्यावरण में यहाँ पर निष्क्रिय नहीं आएगा, यहाँ पर सक्रिय होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर निष्क्रिय नहीं सक्रिय है। सक्रिय हो जाते हैं तो असत्य कथन देखना है। तो जब बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होता है एनवायरनमेंट में तब जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय नहीं होते, वो निष्क्रिय होते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा लिखा गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो हमें असत्य कथन देखना है। हाँ, अगर यहाँ पर आपके लिखा हो कि सत्य कथन कौन सा, ठीक है, सत्य कथन की अगर बात करें, अगर हम यहाँ पर अ को हटाकर सत्य कथन चुनना हो तो ये दोनों ही कथन जो है वो सत्य होंगे। ठीक है, तब तो आंसर आएगा आपका 1 और 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होने पर पर्यावरण में निष्क्रिय हो जाते हैं
और सेकंड स्टेटमेंट है बैक्टीरिया वर्षा के जल, उबलते जल, पृथ्वी की गहराई सभी जगह पर पाए जाते हैं। सो ये तब तो दोनों ही सही होंगे। बट अगर आपके लिए यहाँ पूछा गया है कि असत्य स्टेटमेंट देखना है तो असत्य स्टेटमेंट में यहाँ निष्क्रिय की जगह सक्रिय होगा, तभी दोनों में से एक स्टेटमेंट जो है वो असत्य हमारे सामने आएगी। और अगर दोनों ही स्टेटमेंट में हमें असत्य नहीं मिलता तो अब यहाँ पर आंसर कोई नहीं भी आ सकता है। ठीक है, अगर निष्क्रिय की बात अगर हम यहाँ चेंजेस नहीं लाते हैं, मान लीजिए आपको असत्य कथन चुनना है, तो बैक्टीरिया 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम होने पर पर्यावरण में निष्क्रिय हो जाते हैं, तो आपके ये स्टेटमेंट तो सही है। बैक्टीरिया वर्षा के जल, उबलते जल, पृथ्वी की गहराई सभी जगह पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो अब इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा, तो इसका आंसर असत्य स्टेटमेंट कोई भी नहीं में आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ सक्रिय आ जाए तो असत्य स्टेटमेंट होगी आपके ओनली 1, और अगर यहाँ पर ये है तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सत्य है, अगर यहाँ पर आपसे सत्य कथन पूछा जाए तो। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सही कथन पर विचार कीजिए। सही कथन पर विचार करना है, बैक्टीरिया मानव के लिए हानिकारक है, और सेकंड आ रहा है इसके अंदर शाइजोफाइटा उपसमूह में रखा गया। तो आपके इसके अंदर जो बैक्टीरिया मानव के लिए हानिकारक है ये गलत है कि सभी जो आपके जो मानव के लिए गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो सभी बैक्टीरियाज हानिकारक नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट आपके गलत है। सही कथन देखना है तो शाइजोफाइटा उपसमूह में रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट ये एक जो कथन है वो सही है। तो इसमें केवल 2 जो है वो सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो संयुक्त परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? आपके सामान्य रसोई घर होता है, तुलनात्मक साहित्य होता है, सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार होता है, लेकिन संयुक्त परिवार का आकार छोटा नहीं होता, तो ये इसके अंदर नहीं आता। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपके इसके अंदर डी जो है वो, डी नहीं ई जो है इसका राइट आंसर आ रहा है। देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो हमारा स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ई ऑप्शन नंबर जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विचार कीजिए आप। विचार करना है हमें। लघु आकार, एक रूपता क्रम, विवाह दर कम और अधिक आयु में विवाह, पिता की सत्ता में कमी, उपरोक्त लक्षण किन परिवारों में पाए जाते हैं? तो ये जो आपको जितने भी लक्षण दिए गए, लघु आकार नंबर 1 पर आ जाता है, नंबर 2 पर एक रूपता क्रम, नंबर 3 पर विवाह दर कम और अधिक आयु में विवाह, पिता की सत्ता में कमी, उपरोक्त लक्षण जो है किस तरह के परिवार में? ग्रामीण में ऐसा नहीं होता, आदिम में नहीं होता, मामा सत्तात्मक में नहीं होता। तो ये कौन से परिवारों के जो लक्षण है वो कौन से हैं? वो है नगरीय परिवार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, डॉबी बुनाई के मुख्य लक्षण कौन से हैं? तो डॉबी बुनाई के मुख्य लक्षण क्या है? ज्यामितिक डिजाइन, 2 या 2 से अधिक धागे, फूलों की डिजाइन, डॉट्स के समान छोटी आकृति। तो ये सभी जो लक्षण है वो आपके डॉबी बुनाई के हैं। 1 2 3 4 ये चारों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रसार की विधियों का वर्गीकरण उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करें। तो प्रसार की विधियों का वर्गीकरण उसके आंतरिक गुणों के आधार पर करना है, जिसमें बताई जाने वाली आती है, दिखाई जाने वाली विधियां आती हैं, मशीन पर दिखाई जाने वाली आती हैं, और ऐसी विधियां भी है जो मशीन पर नहीं दिखाई जाने वाली। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी इसके अंदर राइट आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, उसके आंसर भी समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं क्विज ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगा, डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो पेपर को समझना, क्वेश्चन को समझना, उसके ऑप्शंस को समझना, कौन सा राइट है। तो अगर आपने प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आपके लिए एकदम से आपके माइंड में जो आंसर है वो क्लिक हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरा तो यही कहना है कि जितना ज़्यादा हो सके आप, अब ये टाइम ऐसा है, बहुत कम टाइम रहेगा एग्जाम में, सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संचार एक आधुनिक विषय है जिसका सीधा संबंध निम्नलिखित विषयों से है। तो मनोविज्ञान से है, शिक्षा शास्त्र से है, समाज शास्त्र से है। तो जो संचार है उसका सीधा संबंध सभी विषयों से है, तो सभी आएगा इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सही कथन कौन सा है? तो सही कथन देखिए, शिशु का प्रथम प्रधान जो है इंगित करता है कि बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करना चाहता है। ठीक है, दूसरा, शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार का सहारा लेता है। तो
इसमें देखना है कि शिशु का जो पहला जो इंडिकेट करता है वो, ठीक है, जो इशारा जिसको समझ सकते हैं, तो वो क्या है, बाहरी दुनिया से संपर्क स्थापित करना चाहता है। और सेकंड इसके अंदर है शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संचार का सहारा लेता है। तो ये दोनों जो है आपके स्टेटमेंट जो दी हुई है दोनों ही राइट है। तो इसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ था। तो बिल्कुल सही बात है, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुआ था, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का लक्ष्य आत्मनिर्भर और ग्रामीण विकास है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, तो आपके ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। आपको सुमेलित करना है, तो आपके सुमेलित करना में देखिए मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, उद्योग और आप क्या रहा है एपी कल्चर, रेशम उद्योग, सॉरी रेशम उद्योग। तो आपको इसको मैच करना है। नंबर 1 के सामने पीसी कल्चर है, मत्स्य पालन के सामने सेरिकल्चर है, रेशम उद्योग के सामने एपी कल्चर है, अंगूर की खेती के सामने आपके वर्टिकल्चर है। तो हमें इन चारों के आगे जो है हमें उनको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ जाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं। मधुमक्खी पालन जो है वो आपके क्या माना जाता है, वो है आपके एपी कल्चर से मैच कर रहा है, मीन्स की नंबर 3। मत्स्य पालन जो है आपके पीसी कल्चर बोला जाता है, नंबर 1। उसके बाद आता है आपके रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग जो है वो जाता है आपके सेरिकल्चर, आई होप आपने पढ़ा भी होगा इसको टेक्सटाइल में। एंड आपके अंगूर की खेती जो है वो है वर्टिकल्चर। तो अंगूर की खेती के सामने बिल्कुल इसका सही मैच है। 3124 3124 आपको मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं सुमेलित। ओके, अगेन सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। विकास ऋण अधिनियम, कृषि ऋण अधिनियम, सहकारी अधिनियम और सहकारी साख समिति। तो हमें इसके अंदर इन सबको मैच करना है कि किसके साथ आपके क्या जाता है। देखिए इसके अंदर आपको मैच करना है, तो हम चलते हैं। देखिए विकास ऋण अधिनियम, तो विकास ऋण अधिनियम आपके जा रहा है 1906 के साथ। तो आपके जिसमें आपके आएगा 4, सबसे पहले क्या आएगा 4 1906। कृषि ऋण अधिनियम ये जाता है आपके नंबर 1 से, जो कि आपके आ रहा है 1888। देन आपके आ जाता है सहकारी अधिनियम। सहकारी अधिनियम जाता है 1904 1904, तो नंबर 2। और उसके अलावा आपके आ जाता है सहकारी साख अधिनियम। तो सहकारी साख अधिनियम आपके आ जाता है 1912, यानी कि नंबर 3 के साथ मैच करता है। 4 1 2 3, तो ये आपका सही जा रहा है। 4 1 2 3 हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम, इनको भी सुमेलित करना है आपको। तो बाल विवाह निरोधक, दहेज निरोधक अधिनियम, राजकीय स्तर पर विवाद अधिनियम। तो हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम आपके किसके साथ जा रहा है, ये आपके हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम जाता है नंबर 1 से 1955, नंबर 1। बाल विवाह निरोधक अधिनियम ये आपके जाता है नंबर 3 1929। उसके बाद आपके दहेज निरोधक अधिनियम वो जाता है 1961, नंबर 2 से मैच करता है। और लास्ट में है राजकीय स्तर पर विवाद अधिनियम, तो वो आपके जा रहा है 1924, यानी कि 4। 1 3 2 4 ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में दुर्बल शिशु जन्म लेते हैं जो जन्म लेने के बाद भी सुपोषण से वंचित रह जाते हैं। तो ये आपके जो है असर्शन दिया हुआ है, और रीजन क्या कहता है, गरीबी के कारण गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको संतुलित पौष्टिक आहार नहीं मिलता। तो देखिए जो असर्शन है, भारत में दुर्बल शिशु जन्म लेते हैं जो जन्म लेने के बाद भी सुपोषण से वंचित है, ये सही बात है। और रीजन जो है ये भी इसका सही है। तो आपके जो दोनों ही चीजें सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही से व्याख्या करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ड्वैकरा 21 महिला एवं बाल कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है। तो ड्वैकरा आपने सुना होगा, DWCRA। तो ये है आपके ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम जो है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, ड्वैकरा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के अभिप्रेरक शक्ति हेतु सामाजिक अभिप्रेरक हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के अभिप्रेरक शक्ति हेतु सामाजिक अभिप्रेरक सामुदायिकता, युद्ध प्रवृत्ति, अभिवृत्ति और अवचेतन। तो ये आपके सभी जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित किस वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था में प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा अत्यंत विस्तृत रूप में दी गई? तो कौन सा वैश्विक अंतरराष्ट्रीय संस्था है? तो वो है आपके यूनेस्को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रौढ़ों की सीखने की प्रक्रिया सामान्य शिक्षण से भिन्न होती है क्योंकि? तो प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया सामान्य शिक्षण से भिन्न होती है क्योंकि सीखने की प्रवृत्ति का कम होना। ठीक है, क्योंकि उनमें सीखने की प्रवृत्ति कम होती है, इसीलिए प्रौढ़ों को सीखने की जो प्रक्रिया है सामान्य जो नॉर्मल जो टीचिंग दी जाती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कहीं क्यूरी हो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेस होंगे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकें, उनको भी हेल्प मिले। ओके, तो थैंक यू, बाय।